वालेकुम। बच्चे कैसे होंगे? आप ठीक होंगे। आज जो है हम टॉपिक उठा रहे जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, फर्स्ट ईयर का भी है और ये टॉपिक जो है रिलेटेड है 9th क्लास से भी। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आज ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ अर्थ को भी मैं आज जो है आपको प्रूव करके दूंगा और लास्ट में एवरेज डेंसिटी भी प्रूव होगा। तो ग्रेविटेशन बेटा होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स दैट मूव्स प्लैनेट्स, मून, स्टार, सन, अर्थ अराउंड इन ऑर्बिट। मैंने वो फोर्स जो उनको जो है मूव करवाए अपनी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, मून को, स्टार्स को, सन को, अर्थ को, उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम यही कहते हैं कि अगर कोई मून है तो मून को वेट है, गिरता क्यों नहीं है, स्टार्स बड़े होते हैं गिरते क्यों नहीं हैं, ठीक है। ये कौन सी चीज़ें हैं जो इनको अपनी ऑर्बिटों के अंदर बैलेंस करते हैं? तो इसके लिए एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उनको अपनी ऑर्बिट के अंदर मूव करवाता है, होता है जो उनको अपने सेंटर के तरफ जो है मूव कराती है, मतलब टुवर्ड सेंटर जो फोर्स करे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों आपस में मिलके हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको रिवॉल्व भी करवा रहे हैं और टुवर्ड सेंटर भी मूव करवा रहे हैं। तो इसके बारे में न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसे न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटन ने जो है ये इस लॉ के बारे में बताया कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू अनदर बॉडी with a force that is directly proportional to product of masses, inversely proportional to the square of distance or radius of circular path। इसका मतलब है यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट की बात भी आनी चाहिए तो हम कह सकते हैं ये लॉ जो है रिजेंबल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो इसका मतलब है अगर एक प्लानेट m1 है तो आपस में अपोजिट होते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर हमने पढ़ा था अगर ये दोनों प्लानेट हैं तो इनका बीच में डिस्टेंस जो बनेगा वो r बनेगा। r क्या है? इसका डिस्टेंस है। और इन पे जो फोर्स लगेगी वो F होगी जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। तो m1 और m2 क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड है इन दोनों के बीच में मासेस का। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब है m1 और m2। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस भी आप कह सकते हैं। इसका मतलब अगर फोर्स 2 टाइम बढ़ेगा तो मासेस जो होते हैं वो 4 टाइम बढ़ेंगे क्योंकि डबल है, मैग्नीट्यूड है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। का मतलब है जितना उसका डिस्टेंस बड़ा होगा किसी भी प्लैनेट का उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, जितना उसका डिस्टेंस कम होगा उतना ही उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज़्यादा लगेगी। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम ये इक्वेशन बनाएंगे F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इज इक्वल g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कैपिटल G है। कैपिटल G जो है उसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जो एवरी प्लेस पे सेम रहती है। और जो इसके मुकाबले में जो छोटी जी होती है जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं वो जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। उसकी वैल्यू का भी आपको पता होना चाहिए। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है या मैक्सिमम 10। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है एवरी प्लेस। जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट जो थी वो किसने दरियाफ्त की थी? कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट था जिसने जी की कांस्टेंट वैल्यू दरियाफ्त की थी। जी की कांस्टेंट वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। और जी का जो है अगर डाइंस में रखा जाए तो 6.67 इंटू 10⁻8 डाइंस डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। अगर अक्सर बच्चे ये भी कहते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? डायमेंशनली इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। जी बराबर हो सकता है FR स्क्वायर डिवाइड विथ 2m है तो mm 1 और 2 नहीं लिखेंगे और डायमेंशन लेस होते हैं। फोर्स का डायमेंशन MLT इनवर्स 2 और r स्क्वायर का मतलब है L स्क्वायर। m 2 है तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो g बराबर हो जाएगा m, L स्क्वायर को L से L क्यूब हो जाएगा। t इनवर्स m स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 2 और प्लस का 1 है तो इसका डायमेंशन बनाएंगे m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। ये बनेगा डायमेंशन किसका? ग्रेविटेशनल। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभी हम जो है दूसरा टॉपिक मास ऑफ अर्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं। मास के बारे में आपको पता होना चाहिए। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मास कहते हैं, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सपोज एक हमने जो है बॉडी है जिसका मास m है। मास ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे m है। m ही मास ऑफ अर्थ है, r ही रेडियस ऑफ अर्थ है, f क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब है एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी ये सेंटर है, ठीक है। ये बॉडी ऐसे जिसका मास जो है वो एक एप्पल है, वो एक सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा है, उसका मास m है और r ई रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है।
और इसके अलावा एम ई हमें फाइंड करने जा रहे हैं। एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है एफ जो होता है डब्ल्यू के बराबर है जी एम एम ई अपान आर ई स्क्वायर, डब्ल्यू एम जी के बराबर है जी एम एम ई अपान आर ई स्क्वायर, तो बराबर होगा जी एम ई डिवाइड विद आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो एम ई हमें मालूम करना है, इस तरफ आएगा जी आर ई को डिवाइड कर रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, जी जी को मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे डिवाइड करेगा, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट 9.8, रेडियस ऑफ 38 इंटू 10 पावर 6 होल स्क्वायर है, और जी 6.67 इंटू 10 पावर -11 है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो 9.8 मैंने सेम रखा, 6.38 का स्क्वायर निकालेंगे तो 40.70। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, ये माइनस के 11 है, ऊपर आएंगे तो प्लस के 11 हो जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 398.86, इसको डिवाइड करेंगे 6.67 से तो 59.79। ठीक है, 12 और 11 23 हो जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इस तरफ लेकर आएंगे तो उधर से एक पावर बढ़ जाएगा, 5.979 इंटू 10 पावर 24। 5.9 को हम 6 इंटू 10 पावर 24 kg भी लिख सकते हैं, तो हमारा मास ऑफ अर्थ यहाँ निकला 6 इंटू 10 पावर 24 kg। ये हमने मालूम किया बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में और किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब